वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे वर्ग 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर, और उसमें हमने पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण तक पढ़ा था। तो चलिए रासायनिक समीकरण एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हमने एक क्रियाकलाप भी देखा था कि मैग्नीशियम रिबन था, उसे हम लौ में जला रहे थे, तो वायु की उपस्थिति के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद था। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो इसलिए इनको अभिकारक बोला जाता है। और अभिक्रिया करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। यानी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसमें जो कुछ भी अभिक्रिया होता है, इसको अगर लिखा जाए वाक्य के रूप में तो यह एक विस्तृत रूप में परिवर्तित हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाता है। इसी को अगर संक्षिप्त रूप में लिखा जाए तो हम लोग उसको शब्द समीकरण के रूप में इसको बोलते हैं कि जो यह बना यही एक शब्द समीकरण है। यानी किसी भी अभिक्रिया को अगर लिखा जाए तो उसका एक विस्तृत रूप हो जाता है, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, तो उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब देखते हैं यहाँ से आगे। जो अभी हमने जस्ट पिछला समीकरण देखा, तो उसमें अभिकारक उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस चीज को हम लोग एक तीर के द्वारा दर्शाते थे। साथ ही जो अभिकारक थे जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो था, तो उसके बीच में प्लस का भी साइन था। तो तीर के बाएं साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार जो उत्पाद है वह जो है दाहिने तरफ रहता है। अगर दो उत्पाद बनेंगे तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह रहेगा और इसे उत्पाद को हमेशा तीर के दाहिने तरफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यानी नया पदार्थ जो बन रहा होता है उसकी ओर तीर का सिरा हमेशा होगा। तो इस तरह से कोई भी अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, जैसा कि यह समीकरण आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया, तो इस दोनों को हम लोग प्लस साइन के द्वारा दर्शाते हैं और इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जब अभिक्रिया कर लिया तो फिर तीर के निशान के द्वारा नए पदार्थ की ओर सूचित करते हैं इसे। हमेशा तीर का निशान नए पदार्थ की ओर होगा, जिसको उत्पाद बोला जाएगा। अगर दो उत्पाद बनते हैं, मैंने उत्पाद में दो अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है, तो उसके बीच में भी प्लस का हम लोग साइन लिखेंगे। यानी तीर के बाएं साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और तीर के दाएं साइड को हम लोग राइट हैंड साइड कहेंगे। तो हमेशा अभिकारक लेफ्ट हैंड में होगा और उत्पाद जो बनेंगे वो राइट हैंड साइड में होंगे। ये तो थे अभिक्रिया को लिखने के कुछ सिंपल से नियम। उसके अलावा अब इन लोगों को कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उनको लिखने की और भी विधियां हैं, जिनको हम लोग ध्यान देते हैं कि एक समीकरण को अगर लिख रहे हैं तो उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो कि हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? मतलब अभी हमने ऊपर में जो विधि पढ़ा, क्या उससे भी संक्षिप्त कोई विधि है? हमने पढ़ा अभी तक कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा था तो उसको शब्दों में लिखने की विधि सीखा। शब्दों के जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। जो कोई भी अभिक्रिया हो रहा था उसको हम शब्द के रूप में लिख रहे थे, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और
यह जो रासायनिक समीकरण बना उसको और संक्षिप्त बनाने के लिए हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक सूत्रों के प्रयोग के द्वारा वह जो रासायनिक समीकरण है वह और अधिक संक्षिप्त हो जाता है और उपयोगी हो जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। कोई भी रासायनिक जो समीकरण है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है कि किस तरह से वह अभिक्रिया हुआ है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें, यानी कि पीछे जो हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से लिखा हुआ था, तो उसी शब्द समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। यानी मैग्नीशियम को हम लोग Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन भी था, फिर तीर का निशान और था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था तो उसको हम MgO लिखेंगे। तीर के निशान के बाएं और दाएं ओर के तत्वों का परमाणुओं की संख्या की गिनती कर इसकी तुलना करें। इसमें बाएं साइड में Mg कितना है, तो यहाँ देखेंगे कि 1 है, यहाँ भी Mg 1 है। यहाँ O कितना है, तो O यहाँ 2 बताया जा रहा है, यहाँ O 1 है, तो ये तुलना हुई। क्या दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, तो यहाँ पर जैसा हमने ऊपर में देखा था कि ये बराबर नहीं है, यानी कि संतुलित ये नहीं है। यदि नहीं तो समीकरण को असंतुलित है, तो समीकरण असंतुलित है, यानी कि अगर संख्या परमाणुओं की बराबर बराबर नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि समीकरण जो है वो असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ के ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। माने इस तरह का अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया के बारे में तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार समीकरण 1.1 यानी ए वाला मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा का समीकरण है। यानी यह जो समीकरण है यह मैग्नीशियम के वायु में जलने का जो भी अभिक्रिया होगा, रासायनिक क्रिया होगा, उसका यह एक ढांचा है, यानी यह एक समीकरण है। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हमने समीकरण को सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया को देखा, उसको लिखने के लिए रासायनिक समीकरण थे। रासायनिक समीकरण को सूत्र के रूप में लिख रहे थे तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोल रहे थे। फिर हमने उनका गणना किया कि संतुलन उसका बराबर है या नहीं है। अब है इनका महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का स्मरण होगा। 9वीं कक्षा में द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम था कि किसी भी वस्तु के लिए द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ वस्तुओं में परिवर्तन हो सकता है, रूप पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। तो अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये 9वीं कक्षा में था कि कोई भी अभिक्रिया होगा तो वहाँ न तो द्रव्यमान का उत्पत्ति होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, न ही द्रव्यमान का विनाश होगा, यानी द्रव्यमान की कमी होगी। यानी अभिक्रिया तो होगा परंतु कभी भी उसमें द्रव्यमान की न तो उत्पत्ति होगी न तो द्रव्यमान का कमी होगा, मैंने विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना जो भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान और दाहिने साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में उत्पाद जो बनेगा उसका द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कंकाली किन्हें हम बोल रहे हैं,
यह जो समीकरण है जो असंतुलित रूप में है, इनको हम लोग कंकाली समीकरण बोल रहे हैं, यानी कि एक ढांचा समीकरण है। तो इसीलिए इसको जो भी रासायनिक समीकरण होगा तो उसको संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? यानी पीछे जो हम लोग देखे थे यह समीकरण, क्या यह संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। तो अभी हमने इसमें देखा था कि मैग्नीशियम इधर जितना दिख रहा है इधर भी है, ऑक्सीजन यहाँ 2 बता रहा है, यहाँ 1 बता रहा है, तो इसमें यह संतुलित नहीं है। अब हम लोग संतुलित करने के नियम को देखने वाले हैं, उसके पश्चात इस समीकरण के भी बारे में देखेंगे कि कैसे समीकरण संतुलित होगा। क्रियाकलाप 1.3 शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। एक क्रियाकलाप था जो पीछे था, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए आते हैं। क्रियाकलाप 1.3 यह है हमारा क्रियाकलाप। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। कह रहा है इसमें इस तरह से एक प्रखनली है जिसमें हम लोग दानेदार जिंक यानी जस्ता, आप देखेंगे नीचे में लिखा है दानेदार जस्ता, इसे लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। मतलब अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, यह हानिकारक होते हैं, हमारे त्वचा को जला सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करना है। तो अब जो हम लोग फ्लास्क में यानी इसमें दानेदार जस्ता यानी जिंक जो लिए थे, इसमें हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये मिला रहे हैं। ये देखिए शंक्वाकार फ्लास्क बोल रहा है, ये जो बर्तन है टाइप से इसी को हम लोग फ्लास्क बोल रहे हैं। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जैसे ही हम डाले जस्ते को के ऊपर जिंक जो था दानेदार, उसके ऊपर हम लोग जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही डालते हैं, क्या उन दानों के आसपास कुछ परिवर्तन दिखा? शंक्वाकार फ्लास्क यानी प्रखनली को स्पर्श कीजिए। अब है कि जो बर्तन है फ्लास्क है उसको स्पर्श करना है। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? मतलब सबसे पहले इस चित्र के अनुसार यहाँ पर इस बर्तन में सबसे पहले, यह बर्तन को हम लोग फ्लास्क बोल रहे हैं, यह फ्लास्क है, यह शीशे का बना होता है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक कॉर्क लगा हुआ है, ये ढक्कन के लिए यह कॉर्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दानेदार जिंक को हमने लिया, इसमें इसके ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो फिर हमने देखा कि इसमें क्या कुछ कोई परिवर्तन हो रहा है। फिर हम लोग फ्लास्क को हाथ से पकड़ के देखेंगे कि क्या इसका टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है या और कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो ये था चित्र में। अब हम लोग यही क्रियाकलाप था, कोई भी आपको क्रियाकलाप करना हो तो इसे सिर्फ विद्यालय के प्रयोगशाला में ही करेंगे, अपने घर पर कोई भी प्रकार के क्रियाकलाप या रासायनिक क्रियाएं कराने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था क्रियाकलाप 1.3। तो उसमें मौजूद था जिंक के दानेदार टुकड़े, उसके ऊपर हमने डाला सल्फ्यूरिक अम्ल और ये आपस में कुछ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त होगा।
उपर्युक्त शब्द समीकरण, यानी यह जो इस तरह से शब्दों में हमने लिखा, जो भी अभिक्रिया हो रहा था उसको संक्षिप्त रूप में, इसे हम लोग शब्द समीकरण बोले। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी यह जो शब्द समीकरण है इसको हम लोग रासायनिक सूत्र के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हमने जिंक को लिखा Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, यह आपस में अभिक्रिया किया और बनाया जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला होता है ZnSO4 और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ यानी H2। आइए समीकरण 1.3 यानी इस समीकरण के तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। इधर Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, H2 इधर है, इधर भी H2 मौजूद है, बराबर बराबर है। SO4 यहाँ पर भी SO4 है, यानी सारे आपस में बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला पन्ना में जैसे ही हम आते हैं तो इसी के बारे में हमने देखा कि Zn 1 है, दाहिने तरफ में भी Zn 1 है, H यानी हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन 2 था, एस बाएं तरफ में 1 था, दाएं तरफ में भी 1 था, ओ बाएं तरफ में 4 था, दाएं तरफ में भी 4 था। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान संख्या है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, यानी हमने यह संख्या को बाएं तरफ में की संख्या और दाएं तरफ की इनकी संख्या परमाणुओं की बराबर है, अतः यह समीकरण यानी ऊपर वाला जो समीकरण था Zn प्लस H2SO4 ये बनाया ZnSO4 प्लस H2, तो यह एक संतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें बाएं तरफ में जितने भी परमाणुओं की संख्या थी दाएं तरफ भी परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर थी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इसको हम लोग संतुलित करेंगे। Fe प्लस H2O यह बनाया Fe3O4 प्लस H2, यह एक रासायनिक समीकरण आपको दे दिया गया है। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बक्सा बना लीजिए, यानी यह जो सूत्र था इसमें जो भी प्लस के निशान दिए थे तो उसके चारों तरफ जो भी सूत्र बने हैं इसके चारों तरफ एक बक्सा टाइप से बना लिया, बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, अभी हम लोग इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा चरण में देखते हैं असंतुलित समीकरण, यानी यह में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। इसका सूची हम लोग देखते हैं। Fe बाएं साइड में संख्या 1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर Fe 1 है, दाहिने तरफ में Fe कितना है 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। बाएं साइड में H कितना है 2 है, H देखिए बाएं साइड में 2 है, दाहिने तरफ भी H 2 है, यानी ये बराबर है, इसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनः O बाएं तरफ 1 है और O दाहिने तरफ 4 है। अब हम इसी चीज़ को ध्यान देंगे कि इनको हम कैसे बराबर करें, आपस में बाएं तरफ जितना होना चाहिए उतना ही दाहिने तरफ होना चाहिए। सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणुओं वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, यानी जो सबसे बड़ा हमें दिखेगा यौगिक उसको हम लोग ध्यान देंगे।
ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम इसको पीछे कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, इसको देख रहे थे ना। यहाँ पर थे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि सुविधा के लिए सबसे पहले जो बड़ा यौगिक है उसको हम लोग ध्यान देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ए वाला, Fe3O4। अब क्या करना है, और उसके पहले हमने यौगिक को चुन लिया। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, यानी जो Fe3O4 था, इसमें सबसे अधिक कौन है, O4। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे और इसके ऑक्सीजन तत्व को चुनिए। इसमें सबसे ज़्यादा 4 ऑक्सीजन के ही हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाएं ओर केवल 1 है। यहाँ पर आप लोग देखिए, दाहिने तरफ ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, तो बाएं तरफ कितने हैं, 1 है। तो हम इसी के अनुसार इसको प्रयास करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग 4 लगाएंगे, तो वो 4 हो जाएगा इधर बाएं साइड, और पहले से दाहिने साइड में वो 4 है, तो बराबर हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग देखें यह सबसे बड़ा था, जिसमें हम ओ को देखें यह सबसे बड़ा, यानी ओ का संख्या 4 बता रहा है। बाएं तरफ ओ इसमें मौजूद है, तो हम इस डिब्बे के बाहर तरफ में 4 लिखेंगे, यानी अब बाएं तरफ भी ओ का संख्या 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या किया गया कि हम लोग देख रहे थे कि अभिकारक में सिर्फ H2O था, इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे संतुलित करने के लिए। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, यानी जो सूत्र दिए गए हैं उसे हम लोग नहीं बदलेंगे, यानी कि इसीलिए सूत्र न बदले, इसीलिए हम लोग सारे जो भी यौगिक थे उनको हम लोग डिब्बे के रूप में घेर चुके हैं। अब देखते हैं आगे। तो हमने इसमें देखिए यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन का संतुलन हम लोग देख रहे हैं, 4 से गुणांक जैसे ही लिखे तो 4H2O 4H2O हमने लिखा, लेकिन हम H2O4 या H2O का होल 4 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। हम हमेशा जब भी लिखेंगे तो इस बॉक्स के बाएं तरफ लिखेंगे, गुणांक के रूप में, गुना के रूप में। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब निम्न रूप से है, यानी कि ये 4 लिखने के बाद अभी हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ, अभी और भी हमें बाकी है। अब हम लोग इसमें O को देख लिया, O4 कर दिया। अगला चरण में हम देख रहे हैं कि Fe तथा H परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। देखिए अभी H का संख्या कितना हो गया, इधर 4 से गुणा कर दिया, पहले से 2 थे तो 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन दाहिने तरफ 2 ही है, तो इसे भी हमको बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो फिर हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रारंभ में जो किया था इसको, तो उस आधार पे हमें पता चला कि हाइड्रोजन में टोटल 8 है, तो दाहिने तरफ हमको फिर से 4 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो ये भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 8 बताया जा रहा है, इसको गुणा करने के बाद बताया जा रहा है, तो यहाँ पर 8 है, और इसमें अब हम जैसे ही 2 से गुणा 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 ये भी हो जाएगा। तो उसके पश्चात ये करने के पश्चात हमें जो समीकरण प्राप्त होगा
पहले समीकरण में यहाँ हमने 4 दिया था, हाइड्रोजन को देखे इधर 2 है, इधर 4 है, तो 4 दूनी 8 हुआ। इधर हम जब 4 जैसे ही लगाए तो 4 दूना 8, यानी अब हाइड्रोजन भी बराबर हो चुका है। यानी ये ऑक्सीजन की संख्या पीछे बराबर हो गई थी, अभी हमने हाइड्रोजन को बराबर किया, अब एक और बच गया Fe। तो इसके लिए हमने यहाँ देखा Fe के 3 परमाणु मौजूद हैं और यहाँ पर Fe के 1 परमाणु मौजूद हैं। तो सिर्फ उसी प्रकार इसमें हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, तो जैसे ही 3 से गुणा करेंगे बाएं तरफ भी Fe की संख्या 3 हो जाएगा और दाहिने तरफ Fe की संख्या 3 दिया हुआ था ही। तो जैसे ही Fe में 3 गुणांक लगाएंगे तो 3 पूर्णांक हो जाएगा इसका भी परमाणुओं का। और ये संतुलित होने के पश्चात अभी हमने Fe का संख्या बाएं तरफ 3 लगा दिया है, तो ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ 3Fe + 4H2O। ये अभिक्रिया करने के पश्चात हमें मिला Fe3O4 + 4H2O। यह अब इस समीकरण में हम देखेंगे तो परमाणुओं की संख्या चारों तरफ बराबर बराबर दिख रहा है। जैसे Fe के पीछे 3 लगाया तो 3 Fe इधर है, इधर भी Fe के 3 है, H2 इधर 2 और इधर गुणा किया 4 तो 4 दूनी 8, यहाँ पर H2 गुणा किया 4 तो 4 दूना 8, यानी H2 H है यानी हाइड्रोजन का भी बाएं तरफ भी 8 परमाणु, दाहिने तरफ भी 8 परमाणु। अब O का इधर देखिए बॉक्स के बाएं तरफ गुणा में 4 है, तो यानी कि O के 4 परमाणु हैं और यहाँ पर O के 4 परमाणु मौजूद ही थे। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ जितने थी तत्वों की उतने ही दाहिने तरफ भी हो गया। तो अब यह संतुलित समीकरण हो गया। अब हम आगे अगला चरण में देखेंगे कि जब यह संतुलन हो गया है, इसका हमने जांच कर लिया, तो अब इस समीकरण के चारों तरफ से जो ये बॉक्स था उसको हम लोग हटाकर इस रूप में लिख देंगे। तो यह हमें समीकरण प्राप्त हुआ संतुलित समीकरण। परीक्षाओं में समीकरण को संतुलित करने के प्रश्न आते हैं, तो इसी तरह से हम लोग इसको संतुलित करते हैं। समीकरण 1.4 में दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अभी हम लोग मिलाकर देख चुके हैं, अतः यह एक संतुलित समीकरण है। यानी अब यह जो समीकरण प्राप्त हुआ यह संतुलित हो चुका है। इसे संतुलित करने की यह जो विधि थी हमारी, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक का उपयोग करके हमने समीकरण को संतुलित किया है। आज की क्लास में यहीं तक। अब हम इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।